आज के क्लास में हम लोगों को करना है नाउन के बारे में। तीसरा दिन है नाउन का क्लास और कोशिश करेंगे कि आज आखिरी क्लास है नाउन का। इन्फ्लेक्टेड प्लूरल्स, हाँ अच्छा, उसके में बात हो गई थी ना। हाँ, पार्टिटिव एक्सप्रेशंस की बात की थी मैंने, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर। अच्छे समझना बेटा, बहुत आसान है, पूरी इंग्लिश बहुत आसान है उन बच्चों के लिए जो सुनते हैं समझते हैं। पॉजिटिव केस, पहले ये बताओ कि पॉजिटिव केस का नाम क्या है। हम बताएंगे वो पार्टिटिव एक्सप्रेशंस है, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इससे बात कर लेते हैं शुरू। ये क्या है पॉजिटिव केस नाउन का? वो नाउन जिसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, वही नाउन अपने पॉजिटिव केस में कहलाता है। अब इसके बारे में कुछ छोटी बड़ी बातें करेंगे हम लोग, देखोगे। ऐसे समझो कि नाउन का जो पॉजिटिव केस बनता है बेटा, ये दो तरह से सोचो। एक विद द हेल्प ऑफ अपॉस्ट्रोफी, या हम जहां नहीं लगा सकते अपॉस्ट्रोफी वहां पे क्या लगाते हैं? और। दोनों का मतलब होता है का। अगर अपॉस्ट्रोफी को एक शब्द मान लो तो इसका मतलब होता है का। जॉन्स कार, हिंदी में क्या बोलोगे? जॉन की। का मतलब हर इसका वेरिएशन, का, की, के, जो भी हो सकता है। जॉन की गाड़ी। फर्क ये है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे, ताकि सब बच्चे को आसानी हो जाए। पहली बात तो ये करेंगे। दूसरी बात यहीं पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि जब हम अपॉस्ट्रोफी के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ का भी, तो ऐसा क्या है कि दोनों को हम अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। रूल ये है कि अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते। जो बेसिक रूल है वो ये है कि अपॉस्ट्रोफी हम वहां पे लगाएंगे जहां पे नाउन क्या हो, किसी जिंदा चीज का नाम है, लिविंग थिंग का नाम है, जीवित। जीवित नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? सजीव, जिसमें जान होती बेसिकली। और ऑफ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए। पहली बात ये, एक बात याद रखना है कि दोनों तरफ बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि नाम जिस पे अपॉस्ट्रोफी लगाना है, लिविंग थिंग का नाम है, उसके बावजूद अपॉस्ट्रोफी लगाना गलत है। और कई बार ऐसा भी होगा कि नॉन लिविंग थिंग का नाम है, उसके बावजूद हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो ये कोई बहुत 2 + 2 = 4 टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है। दोनों तरफ बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे हम। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या से शुरू करें बेटा? एकदम आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, लिखेंगे कमल की गाड़ी, और लिखेंगे मेरी गाड़ी का रंग। ये रंग लिखा होगा है। दोनों में क्या गौर किया हम लोगों ने? है ना, की और का है, इसका मतलब अपॉस्ट्रोफी या ऑफ का केस होगा। यहां पे कमल है, क्या है? लिविंग थिंग, आदमी का नाम है, तो मैं क्या कहूंगा बेटा यहां पे? कमल्स कार, है ना। और यहां पे मेरी गाड़ी का रंग, तो यहां पे का रंग, गाड़ी का रंग, तो यहां पे मुझे बोलना पड़ेगा द कलर ऑफ माई कार। यहां पे अगर मैं कहता माई कार्स कलर, तो सेंटेंस तो है नहीं, ये फ्रेज गलत हो जाते हैं। सेंटेंस फुल स्टॉप नहीं बेटा, हाँ, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं, सिर्फ आधी बात है। सो द कलर ऑफ माई कार इज करेक्ट, माई कार्स कलर इज नॉट करेक्ट। रीजन, वी नो दैट वी यूज अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस only, not only of course, with the names of, but we have many exceptions in this segment, and we use of with non-living things, but here also we have many exceptions. तो पहली बात तो ये समझ गए हम लोग, समझ गए बेटा हम लोग? इसको लिखो जरा, इसको भी लिखना, लिख के काटना। का रंग, की गाड़ी। डू यू गेट द पॉइंट? ठीक है।
हम कोशिश करेंगे कि एकदम अलग ढंग से पढ़े हम लोग, ताकि तुमको मजा आता रहे क्लास करने में और तुम फील करो कि तुम एक डिफरेंट टाइप के डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। वही बचपन वाली बातें सुनोगे दोबारा तो बोर हो जाओगे। आई डोंट वांट टू बोर यू, ठीक है? थैंक यू बोलो यार। कभी कभी आदमी को थोड़ा कर्टियस होना चाहिए। कोई अच्छी बात तुमको कोई कहे तो थैंक यू बोलो। फीस के साथ ये सब चीज अंडरस्टूड है कि फीस जमा करनी है एडमिशन के लिए, थैंक यू, सॉरी, ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा ब्रोशर में, लेकिन कहना चाहिए, है ना, इंसान को। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। कैसा लगा ये शेर? अच्छा लगा, अच्छा है ना? छोटा सा था, क्या था? हाँ, उसमें 51 रुपया डालना है, बाहर QR कोड लगा। इसको शेर अच्छा लगा है तो बाहर में QR कोड, मेरी फोटो के नीचे जो लगा हुआ है वो मेरा वाला कोड है, उसमें 51 रुपया डाल, जिसको इसको शेर अच्छा लगा वो डालता हुआ जाएगा। अब सब चुप हो जाएगा। बहुत अच्छा शेर भी अंदर अंदर एंजॉय करेगा, बाहर को बोलेगा ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट, या हाँ, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल लेटर ऑन। गुड वन। देखो बेटा, एक छोटी सी बात बताता हूं आगे बढ़ने से पहले, इसको समझोगे। A noun in the genitive case is equal to possessive adjectives। ठीक है, इसको ऐसे रखोगे, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि प्लूरल में कर दिया है इसको, तो नाउन्स कर लेते हैं। नाउन्स इन रिलेटिव केस इक्वल टू पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। क्या मतलब हुआ, ऐसे समझो। कौन कौन जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? 8 छोटे छोटे शब्द हैं, उनको यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम जानते हो सारे, इसका नाम नहीं जानते हो तुम। माई एंड आवर, your and your, his और her, its and their। ये 8 शब्दों का नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जहां कहीं भी मैं यूज करता हूं किसी नाउन को, जैसे मैंने कहा कमल्स, कार, अब मुझे इसको हटाना है नाउन को। कौन सा नाउन है ये? जेनेटिव केस। तो इसको हटाना है मुझे, रिप्लेस करना है, इसके जगह कुछ और यूज करने का मन कर रहा है मुझे, तो क्या बोलूंगा मैं? किसने हिज ने किसको रिप्लेस किया? कमल्स को, जो कि नाउन है अपने जेनेटिव केस में। ठीक है बेटा, क्या बेटा? योर 2 बार इसलिए लिखे बेटा कि इसमें माई और आवर है, फर्स्ट पर्सन है दोनों, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। योर 2 बार है, एक आदमी के लिए तुम, तुम्हारा, और एक से अधिक लोगों के लिए तुम्हारा। तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल हो गया। थर्ड पर्सन में हिज है, हर है और इट्स है। ये तीनों थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और देयर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो ये सारे यहां पे आ गए। एक बार लिखते तो समझ में आ जाती बात है। मैं चाहता हूं हर चीज को एक एक लेयर को दिखा दें खोल के, ताकि तुमको कहीं जरा भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। छोटी छोटी बातों पे फोकस करेंगे। ये समझ में आई बात कि नाउन जेनेटिव केस में अगर है, उसको अगर रिप्लेस कोई करेगा तो कौन कर सकता है रिप्लेस बेटा? ये इसका एग्जांपल है। आसान है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े, अगर लिख लिया हो तो। साफ लिखोगे, अच्छे से समझोगे, कहीं भी डाउट होगा जरा भी, ऐसे बच्चे ने पूछ लिया, अच्छा किया। खूब अच्छे से पूछते पूछते काम करना है, समझना है अच्छे तरीके से चीज को। तुम्हारी इंग्लिश अनपैरेलल्ड होनी चाहिए, अद्वितीय। तुम्हारी समझ हर एतबार से, सिर्फ ग्रामर नहीं। रीडिंग के क्लास शुरू करेंगे जल्द हम लोग, थोड़ा सा तुमको कंफर्टेबल कर दें पहले, उसके बाद वोकैबुलरी और रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। बढ़ सकते हैं बच्चों आगे, ठीक है। अगली बात सुनो, हर नया नोट एक नई बात होगी, ठीक है। लिखोगे
तुम लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में नोट्स लिख पाओगे ना? अगर बहुत हार्ड कोर इंग्लिश नहीं हो, हल्का फुल्का इंग्लिश चलेगा ना सब लोगों का? पक्का? हाँ, टूटी फूटी चलेगा। टूटी फ्रूटी एक आइसक्रीम भी है, वही चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, मिला के लिखेंगे। That is my business. Grammatical mistakes, I'll be speaking to you in fact, I'll be asking you to write down sentences. तो मिस्टेक तुम्हारी कैसे होगी? वो तुम्हें लिखना वो है जो मैं बोलूँगा। So that is not a problem. फिर भी कोशिश करना बेटा, मिला के थोड़ा सा शुरू करो, थोड़ा चैलेंज के तौर पे। उन एक चीज़ होती है उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन समझते हो ना? वो क्षेत्र, वो एरिया मेंटल भी होता है और वो फिजिकल भी होता है। हम लोग का कंफर्ट जोन कहाँ है? घर है। घर में सब कुछ आसानी, जैसे चाहे जैसे उठे जैसे बैठे। कोई बेंच पे बैठते हो, कभी घर पे जाकर के लकड़ी के बेंच पे बैठे हुए हैं, उससे निकल के आए ना यहाँ पे हम लोग, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो अपने मेंटल कंफर्ट को भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है कि कोई बात नहीं, सर ने कहा इंग्लिश में लिख के देखते हैं क्या होगा, क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, गलती हो जाएगी भाई कि तो गलत हो गया फिर लिख लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा? तो परेशान नहीं होना, एंड डोंट वरी अबाउट योर ग्रामर, आई एम हियर विथ यू। तो ग्रामर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, और टूटी फूटी चलेगी तो टूटी काम करेंगे। देखो ना अभी टूटी फूटी लिख रहा है ना, लिख रहा है ना? चलो आगे बढ़े बेटा। इन दोनों को थोड़ा सा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो। एक लड़के के पिता और लड़कों के पिता। यहां पे क्या लिखोगे बेटा? अ बॉय, अब के है तो अपोस्ट्रोफी एस कर देंगे, और क्या लिख देंगे बेटा? फादर। अ बॉयज फादर। करेक्ट? लड़कों के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा हम लोगों को? लड़का एक से ज्यादा हो गया तो उसका प्लूरल नंबर लेंगे हम लोग, बॉयज। अब जिस भी नाउन में, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो और अंतिम लेटर एस हो, या प्लूरल नाउन हो जिसका अंतिम लेटर एस हो, उसका पॉजिटिव केस सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के बनाया जाएगा, उसमें अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगेगा। तो बॉयज कैसे लिखा बेटा हमने? बॉयज। अब यहां पे लिख देंगे फादर। अब ये मुमकिन है कि एक ही 4-5 लड़के हैं, सबके एक ही पिता है, वहां पे फादर बोलेंगे, और सब बच्चों के अलग अलग पापा लोग आए हुए हैं तो वहां पे फादर्स करना पड़ेगा। तो बॉयज के साथ फादर भी हो सकता है और फादर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है। 3 लड़के यहां पे, कौन है भाई? इन लड़कों के पापा हैं, तो एक ही पापा तीनों के पापा हैं। और यहां पे कौन लोग खड़े हैं? 4-5 लोग इन लड़कों के पापा लोग हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो कभी ये नहीं बोले सर बॉयज फादर में तो ज्यादा फादर होने चाहिए, तो एक साथ एक फादर के 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बॉयज के बाद या किसी भी प्लूरल नाउन के बाद जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो सिंगुलर फॉर्म में होगी या प्लूरल फॉर्म में। तो क्या सीखा हम लोगों ने? कोई भी नाउन जो किसमें एंड करेगा, नाउन्स एंडिंग इन एस विल टेक apostrophe without s। है ना? सुनने में खराब लगेगा तुमको, बॉयज इज फादर, है ना? तो ये दोनों के साथ होगा। प्रॉपर नाउन में बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका अंतिम लेटर क्या होता है बेटा? एस। जैसे बहुत सा साइंस का नाम है मोसेस लॉ, आर्किमिडीज, सुना है तुमने? और मेंडली, उसमें तो एफ आ जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं जिसके अंत में एस आ रहा है, तो उसका पॉजिटिव केस सिर्फ अपोस्ट्रोफी से बनेगा, दोबारा उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होगी। पहले इसको लिखो, फिर तुमको हम कुछ दिखाएंगे ऑनलाइन। बोलो बेटा, हट जाए। खूब अच्छे से दिल लगा के पढ़ोगे, ठीक है बेटा? मौसम भी अच्छा हो गया आजकल। एक चीज होती है कॉन्डोलेंस मीटिंग, सुना है तुम लोगों ने? कोई आदमी जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनके घर में एक सभा होती है, उसको शोक सभा कहते हैं। तो क्लासरूम का माहौल शोक सभा वाला माहौल नहीं होना चाहिए कि सब आदमी आके चुपचाप बैठा हुआ है, बहुत अच्छे थे। थोड़ा मुस्कुराओ यार, तुम लोग यंग लोग हो, कैसे तुम लोग इतना सीरियस बन जाते हो? मैं तो कुछ भी करके कभी ऐसा सीरियस हो नहीं पाया, घंटे तक चुपचाप किसी को देखता रहूं, सुनता रहूं।
थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ा कुछ गलती ही, देखो कितना बुरा लड़के लिखते हैं सर, देखो ना इसमें रा का डंटी छोड़ दिए हैं, इसी पे हंसो, है कि नहीं? तो प्लीज प्रूव दैट यू आर इंटरेस्टेड, करेक्ट? एक वर्ड है लिस्टलेस, लिखोगे ये सब, ये दो वर्ड लिखा मैंने, कॉन्डोलेंस मीटिंग और लिस्टलेस, ये दोनों लिखोगे, ठीक है ना? नाउन तक स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे, जब उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, प्रोसेस खत्म, बैच में एडमिशन और नए बच्चों का आना खत्म हो जाएगा, तो फिर स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे, ठीक है बेटा? देखो एक दो तीन चीजें मैं तुम्हें दिखाऊंगा पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये वर्ड तो पहले सीखो, ठीक है? क्या लिखा हो बेटा? Having no energy and enthusiasm and unwilling to do anything needing effort, जिसमें थोड़ा कोशिश लगे, एफर्ट है, उसको नहीं करेंगे। लिस्टलेस आदमी वैसे सुस्त इंसान को कहते हैं, जिसमें कोई रुचि नहीं, कोई जोश नहीं, कोई जज्बा नहीं। तुम लोगों को फौज में जाने से अच्छा हुआ फौज में नहीं गए, वरना उधर से आता कोई चढ़ाई करने वाला चाइना वाला, हम लोग अपना बंदूक चलाना पड़ेगा, हटो हटो गोली मार रहे हैं, अगले वाले को हटा के मारे हुए। क्रिकेट का क्रिकेटर बन जाए तुम क्या करते? तुम बॉलिंग कर रहा, फिर बैट करना पड़ता, फेंको, इतना तेज क्यों फेंक रहा है? ठीक से रन ले रहे हैं, हाँ पापा रन ले रहे हैं। ऐसा टूटा हुआ इंसान बेटा कामयाब नहीं होता, थोड़ा दिखाओ कि जोश में हो, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। तो क्या हुआ बेटा, कैसे काम लोगों ने? ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या लिखा हुआ है? He's seemed listless, यानी he has seemed listless, वो listless लगा है देखने में, ऐसा होता है listless है, and a little depressed ever since he got his exam results, जब से रिजल्ट आया लगता है कि वो डिप्रेस रहने लगा है, लिस्टलेस रहने लगा, उसका जोश ही खत्म हो गया दुनिया से। एक तो ये चीज थी, और दूसरी चीज मैं सिर्फ दिखा के आगे बढ़ूंगा, हम लोगों के काम की चीज है। सॉरी, कहां पे आ गए हम? देखो बेटा, कोई एक नाम लिखता हूं मैं, जैसे प्रॉपर नाउन कोई, आ गया क्या? देखो ये कैसे लिखा हुआ है बेटा? आर्किमिडीज, इसका एस है अंत में, तो अपॉस्ट्रोफी सिर्फ उसके ऊपर लगा, आर्किमिडीजेस नहीं किया गया वहां पे। तो कोई भी प्रॉपर नाउन भी होगा जिसके अंत में एस आएगा, तो उस पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, दोबारा अपॉस्ट्रोफी दोबारा एस नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लो तो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिख लिया बच्चों ने? स्लो चलेंगे कुछ दिनों तक, एक दो दिन और, नाउन खत्म करने तक थोड़ा स्पीड अपनी नॉर्मल रखेंगे, 4-5 बात सीखेंगे नहीं हर क्लास में, नाउन के बाद फिर स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर हम नए बच्चों को इसमें एंट्री देंगे नहीं, तो फिर इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़े बेटा? वेरी गुड। अब देखो, लिखो दो छोटी छोटी बात लिखोगे। द हाउस ऑफ माई अंकल, द हाउस ऑफ माई अंकल। फिर लिखो द हॉस्टल, द हॉस्टल मेंट फॉर बॉयज, MEANT, मेंट फॉर बॉयज। फिर लिखो द क्लब फॉर मेन, द क्लब फॉर मेन, MEN, मैन। फिर इन तीनों केसेस को, तीनों जो फ्रेज में लिखवाए हैं, उसमें जहां फॉर या ऑफ है उसकी जगह पे तुम्हें अपॉस्ट्रोफी लगाना है, फिर से उसको तुम लिख दो, सामने में बराबर का निशान दो, और उसी बात को तुम अपॉस्ट्रोफी के साथ कैसे लिख सकते हो लिख के दिखाओ। सॉरी, पंकज सर आपको
क्या लिखा फर्स्ट वाला? माई अंकल्स हाउस, उनका सर को हाँ क्या दिया जा रहा है। दूसरा क्या है बेटा? आ रहा है हाँ, कैसे लिखा? वेरी गुड, BOYS अपोस्ट्रोफी। ये प्लूरल नाउन है जिसके आखिर में एस आ रहा है तो सिर्फ हमने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफी। थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा? वेरी गुड, मेंस क्लब। यहां भी ये भी प्लूरल है मगर मेन का लास्ट लेटर एस नहीं है तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो प्लूरल होना शर्त नहीं है केवल अपोस्ट्रोफी के लिए, बल्कि वैसा प्लूरल होना शर्त है जिसमें हम एस देख रहे हैं एज द लास्ट लेटर। सो मेंस क्लब, MEN अपोस्ट्रोफी एस, मेंस क्लब। क्लियर है बच्चों को? ठीक है, अगला नोट लिखो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखोगे। My wife's brother's car, इतना लिखो, my wife's brother's car। क्या मतलब हुआ इसका? मेरी पत्नी के भाई की गाड़ी। ये 2 consecutive nouns, यानी हिंदी में लिख सकते हैं 2 लगातार nouns। ठीक है, लगातार, इसके बीच में कुछ नहीं है, वाइफ ब्रदर कुछ भी बीच में आया नहीं, ना कोई कंजंक्शन ना कोई दूसरी बात। तो इस पे क्या करेंगे? पर अपॉस्ट्रोफी का यूज करना गलत है, यानी वी कैन नॉट से माई वाइफ्स ब्रदर्स कार, ये गलत है। तो इसको कैसे करेंगे? एक पे अपॉस्ट्रोफी रहने देंगे, एक के अपॉस्ट्रोफी की जगह ऑफ कर देंगे। ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग इस चीज को? तो ये भी एक रूल है, इसको याद रखोगे। यहां से शुरू करेंगे और जहां भी आगे ऑफ आता है आमतौर पे तो उस नाउन के पहले दा होता है। द कार ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। अब ये करेक्ट हो गया, द कार ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, सो यू कैन नेवर यूज apostrophes on 2 consecutive nouns। 2 लगातार नाम पे आप apostrophe का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इरोनियस है, गलत है। क्लियर है बच्चों को? ठीक है, और एग्जांपल एक दूं या आगे बढ़ सकता हूं? एक और एग्जांपल दे देते हैं, लिखोगे। John's फादर्स शॉप, जॉन के पापा की दुकान। तो यहां पे फिर वही है, जॉन और फादर्स 2 कॉन्सेक्यूटिव नाउन्स हैं, दोनों पे अपॉस्ट्रोफी है, गलत है। क्या बोलना चाहिए मुझे? द शॉप ऑफ जॉन्स फादर। आई एम एट द शॉप ऑफ जॉन्स फादर, मैं जॉन के पापा की दुकान में हूं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट नोट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है पूरे अपॉस्ट्रोफी का जर्नी। तुम उसको थोड़ा सा मजा लेके पढ़ोगे, तुमको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें, और तुम्हें लगेगा कि हर एक रूल जो बनाया गया उसमें कोई या तो लॉजिक है या उसको अपसर्डिटी से बचाने के लिए। देखो जॉन्स वाइफ्स 2 बार अपॉस्ट्रोफी, तुमको बोलने में बुरा लगेगा। तो बहुत सारी चीजें लॉजिकल हो सकती हैं मगर अपसर्ड होती हैं, है ना। मैं ब्रश करना भूल गया तो भाई ब्रश यहीं पे कर लो आकर के, लगेगा तुम सब क्लास से भाग जाओगे, सर आप ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वो लॉजिकल है, सुबह में ब्रश करना चाहिए, लेकिन हम क्लासरूम में ब्रश करेंगे तो अजीब लगेगा ना। तो ये अपसर्ड है, इसको कहते हैं भद्दापन, अटपटापन। ये अटपटा लगेगा, ये क्या हो रहा है। या मैं नाश्ता कर रहा हूं, मुंह में रोटी पराठा ठूंस रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, अच्छा लगेगा?
नहीं, नाश्ता करना बहुत जरूरी है भाई, खाना तो जिंदगी के लिए जरूरी है। हाँ खाओ, बोलो। जस्ट इमेजिन अ टीचर ईटिंग एंड टीचिंग एट द सेम टाइम, कैसा लगेगा? तो बहुत सारे ग्रामर के रूल्स कैसे हैं बेटा, जो लॉजिकल हो सकते हैं लेकिन अब्सर्ड होते हैं, और इस वजह से उनको मान लिया गया, स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इसका इस्तेमाल करना गलत है। सो समटाइम थिंग्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दे मे लुक लॉजिकल बट दे लुक absurd, and so they have been, we have created a rule, they have created, in fact, grammarians, that use of this kind will be considered wrong, उनको गलत माना जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो एक चीज है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है किसी की शादी हो, किसी का कोई म्यूजिक कॉम्पोजिशन हो, या किसी का कोई बिजनेस हो, कोई शॉप हो, और कोई भी चीज जिसपे दो लोगों का जॉइंट पोजीशन हो। कैसा पोजीशन हो बेटा? जॉइंट। जो शादी राम की थी वही शादी सीता की भी है ना, कि राम की शादी अलग और सीता की शादी अलग थी? नहीं, कोई कॉम्पोजिशन होता है, म्यूजिक बनाई किसी ने, कौन है अभी, विशाल शेखर, तो दोनों ने मिलकर बनाया, वो म्यूजिक उनका ज्वाइंट पोजीशन है, मेरी म्यूजिक मेरी, दोनों कह सकता है। कोई दो लोगों ने मिलकर कोई दुकान खोली, मैंने भी पैसे लगाए, तुमने भी पैसे लगाए, तो ऐसे केसेस में जहां पे अधिकार जिस पे दिखाया जा रहा है वहां पे दो आदमी का अधिकार है उस चीज पर, दोनों है। राम थोड़ी पूछेगा तुम्हारी शादी में क्या क्या हुआ था, कब हुई थी तुम्हारी शादी, अब पति पत्नी से पूछ रहा है, पति में पता नहीं हमको याद तो नहीं, लेकिन आप ही की शादी के आसपास हुई थी, है ना? तो ये नहीं होगा। तो अब देखो इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा रूल है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत मजेदार बात है, समझोगे। मैं बोलूंगा इट happened during Ram's and Sita's marriage। लिखो इसको, it happened during Ram's एंड सीताज मैरिज। ये घटना कब घटी? ये राम और सीता के शादी के दौरान हुआ। इट हैपेंड ड्यूरिंग राम्स एंड सीताज मैरिज। तो ये जो शादी है, विवाह, ये राम का है और वही विवाह सीता का भी है, तो हम कहेंगे ज्वाइंट पोजीशन है। और ऐसे नाम को कहा जाता है क्लोजली कनेक्टेड या रिलेटेड नाउन्स। और जब भी कभी ऐसा लगे कि किसी चीज पे ओनरशिप दिखानी है जिसमें दो लोगों का जॉइंट ओनरशिप है या पोजीशन है, तो वैसे केस में हम दोनों नाउन पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, लिखेंगे यहां पे नो अपॉस्ट्रोफी ऑन द फर्स्ट नाउन। तो जब कोई नाम कैसा है, क्लोजली कनेक्टेड है, तो वैसे केस में हमें पहले वाले नाउन पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। क्या होगा सही फॉर्म इसका? इट हैपेंड ड्यूरिंग राम एंड सीताज मैरिज। ठीक है बेटा, गलत करो इसको, पहले ये लिखो और फिर इंप्रूव करके लिखो। हट जाए, बोला था सब प्लीज हट जाइए।
ऐसे तो आदमी है साइड हो साइड। थोड़ा कर्टियस बनना चाहिए बेटा आदमी को अपने टीचर्स के लिए स्पेशली। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऑल द रूल्स आर क्रिस्टल क्लियर, दे आर गेटिंग इनटू योर किडनी, oh sorry, what do you have here? Okay, brain. So you are getting it there, understanding and storing as well. सब जमा करके रख रहे हो ना, याद रखना बेटा, आसान चीजें। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुनिया बहुत आसान है, एंड आई एम वेरी सीरियस। मजाक में कोई मोटिवेशन नहीं कि हम जोश में लगे पढ़ने के आसान है। इट इज रियली इजी फॉर दोज हु स्टडी। यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ यू आर लर्निंग नाउस, study nouns only. Don't think of pronoun or verb or tense or any other thing for that matter when you are reading one topic. Complete focus. This is called single-minded devotion. Think for some time that the only topic that makes sense is noun when you are studying noun. Don't worry about what next और what went by, पहले क्या गुजर गया, आगे क्या होगा। जब तक कि जमोगे नहीं, कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा तुम्हें। सो यू हैव टू स्टिक टू द रूल। थिंक ऑफ द टॉपिक यू आर बीइंग टॉट एट योर इंस्टीट्यूट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। चाहे तुम रीजनिंग की बात करो या मैथ्स की बात करो, तुम उसी के बारे में सोचो थोड़ी देर के लिए जिसके बारे में बात चल रही है। ज्यादा बहकोगे गड़बड़ हो जाओगे। सुकून से रहो, अपने आप को टेंशन नहीं दो, खुद को टॉर्चर करना छोड़ो, है ना, सुकून से जियो। और हम लोग हैं क्लास के अलावा भी, क्लास के पहले पीछे स्पेशल बैच भी हम चला रहे हैं बच्चों के लिए। वैसे बच्चों को जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सा 2 फ्री क्लासेस हम देते हैं हर हफ्ते में। पर अब तक ट्यूसडे और सैटरडे था, अब बदल के वो मंडे और वेंसडे हो गया। 2 से 3 1 घंटे का क्लास, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। तो हर बच्चे उसमें आ सकते हैं, है ना। तो और ऐसे भी टीचर्स के साथ अपना ताल्लुक बना के रखना, पूछना समझना कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। कोचिंग को एक माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे सबको लगे कि हम इस सिस्टम के हिस्सा है। तो हमको कहीं कोई ऑकवर्ड लगना या शर्मिंदगी होना कि यार मुझे नहीं आता ये सब, मैं कैसे पूछूं, ये सब भूल जाओ। ये सब पुराने जमाने की बातें थी। अब तो आदमी जहां पे शर्म करनी चाहिए वहां शर्म नहीं कर रहा है, तो जहां शर्म करनी चाहिए वहां क्या शर्म करेगा, है ना। इसलिए अच्छे से एक बहुत ही ट्रू, ऑनेस्ट, जेन्युइन, रियल स्टूडेंट बन के जीना है हम लोगों को। बहुत मजा आएगा। और दुनिया क्या है बेटा, याद रखोगे इसको, खोखली दुनिया में जीने कोई जान नहीं है। तुम देख लो इधर तो घूम घूम करके 100 में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो तुमको इंप्रेस करेंगे अपने नॉलेज से, लेकर यार नॉलेजेबल आदमी, वरना कुछ नहीं है। तो जब ये हकीकत है तो डरना किस बात का है। जब आदमी के पास खूब पैसा रहता है ना, कार्ड वार्ड सब तरह का है, तो मॉल में घुस के आदमी मस्त होकर शॉपिंग करता, नहीं आप ये भी रख लो, ये भी रख लो, बेटी मारने बेटा एक और रखो ना, चलो रखो। और जब कम होता है तो इंसान प्राइस टैग देखता है। शर्ट देखा, पसंद आ गई, 3550, 320, ये ले सकते हैं। तो अपने इसको स्ट्रांग करो, है ना। जिस चीज का तुम्हें इस्तेमाल करना है एग्जाम में, वो क्या चीज है। कोई क्वेश्चन आ जाए, हमको किसी क्वेश्चन से कोई गुरेज नहीं, जो भी होगा आई विल बी एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स, एंड दिस डिमांड्स सिंसियरिटी। ये लेवल अचीव कैसे करेंगे हम, थोड़ा संजीदा हो जाएंगे। संजीदगी का मतलब होता है ना, सीरियस, गंभीर हो जाएंगे और अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे। और टीचर स्टूडेंट का एक रिश्ता होता है, उसको मेंटेन करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है बेटा, बहुत मजा आएगा। तो करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट हैपेंड ड्यूरिंग राम एंड सीता's मैरिज। सिंपल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े बेटा। इसमें एक छोटा सा एडिशन करना चाहते हैं पहले हम, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेंटेंस लिखोगे, बट से लिखो, बट I like Shakespeare's and Shelley's poetry. पोइट्री अगर काउंटेबल नाउन होता तो हम क्या लेते हैं वहां पे, पोइट्रीज, क्योंकि 2 लोगों की पोइट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। बताओ, आर यू हैप्पी विद द सेंटेंस?
Yes or no? Somebody said yes. Somebody said no. How many of you are happy with the sentence? Very good. And how many of you are not happy with the sentence? Very good. Don't worry. Don't feel bad about it. देखो बेटा, यहां पे is Shakespeare and Shelley closely related? Are they closely related? No. यहां पे जो पोएट्री है ना बेटा, ये पोएट्री शेक्सपियर की अलग है और शेली की, तो ये जॉइंट ओनरशिप नहीं है, ये दोनों नाम क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, और इस वजह से दोनों नाम पे अपॉस्ट्रोफी लगेगा और सेंटेंस सही है। समझ में आई बात हम लोग को? तो ये देखना है जिस चीज पे मुझे ओनरशिप दिखानी है वो शेली का अलग है और शेक्सपियर का अलग है। तो वो रूल यहां पे फॉलो नहीं करेगा। समझ बात? जो जॉइंट ओनरशिप की बात की थी वो रूल यहां पे फॉलो नहीं करेगा। यहां पे हमें दोनों नाम के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अदरवाइज माय मोबाइल बाय द वे, अच्छा है, टाइम है ना? कितने बजे तक की क्लास है? हाँ, 9 minutes we have, but I wanted to teach you longer till 2. I will take later, not now. थोड़ा सा एक बार हम लोग लैब में आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर 1.5 घंटे का क्लास 1.5 घंटे का होता है एक क्लास आमतौर पे। अभी फिलहाल हम लोग 1 घंटे से काम चलाते हैं। किसको किसको अंदर में तकलीफ हो रही है? 1 घंटा तो गुजरता नहीं इस आदमी का, क्लास 1.5 घंटा पढ़ाएगा। ऐसा कौन कौन सोच रहा है? सच बोलना चाहिए। स्पीक द ट्रुथ इवन इफ योर नियरेस्ट रिलेटिव इज कंसर्न्ड। सबसे नजदीकी संबंधी के बारे में बात करो, ये सच बोलना चाहिए, ठीक है ना? चलो, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। शुड आई थैंक यू? शुड आई थैंक यू? व्हाई नॉट? अगर तुमको लगा कि नहीं 1.5 घंटा में कोई दिक्कत नहीं तो हमको थैंक यू बोलना ही चाहिए। चलो बेटा, अब देखो आगे की चीज देखो। नेक्स्ट, ठीक है, एक टर्म है नाउन इन एपोजिशन। अच्छे से समझोगे क्या टर्म है बेटा? नाउन इन एपोजिशन, ठीक है? इसको शॉर्ट में मैं अपने क्लास में NIA बोलता हूं, नाउन इन एपोजिशन। बहुत आसान सा टर्म है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा सचिन हैज कम, कौन आया है? लेकिन तुमने समझा नहीं कि मैं किसकी बात करूं, कौन सचिन? तुम बोले सचिन, कौन सचिन? तो मैं इस बात को साफ करने के लिए कई बार क्या करूंगा कि किसी का नाम लूंगा सचिन, और फिर एक नाम लूंगा द क्रिकेटर, और फिर मैं पूरी बात करूंगा हैज कम। नाउ रीड द सेंटेंस। Sachin, the cricketer, has come. So here Sachin is the noun and this cricketer is another noun. What is the purpose of this noun? It helps you understand which Sachin I am talking about. मैं किसके बारे में बात कर? सचिन नाम का बहुत आदमी हो सकता है दुनिया में, तो यहां पे मैं उस सचिन की बात कर रहा हूं जो क्रिकेटर है। आम जबान में भी हो सकता है मिस्टर कुमार, my uncle is a famous doctor. So Mr. Kumar is a famous doctor. Which Mr. Kumar? My uncle. Are you getting my point? Yes. So many a time you find that we start with a noun and we use one more noun just after the first noun to help you understand which specific Sachin or which specific Mr. Kumar I am talking about. So the noun that follows is called नाउन इन एपोजिशन। जो नाउन के बाद नाउन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा? नाउन इन एपोजिशन। ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर है? इसको पहले लिखो।
मैं फोकस उन चीजों पे करूंगा ज्यादा जो बच्चों को घर पे पढ़ के समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। जो आम रूल है उसको तो तुम पढ़ो, ऐसे सब कुछ डिस्कस करेंगे क्लास में हम, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा उन रूल्स पे होगा जो एक बार में बच्चों को खुद से पढ़ के समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहले मैं उनके साथ निपट लूं, उसके बाद फिर आम आम बातें होंगी। पहले खास बात, पहले कौन बात? खास बात। ये थोड़ा लेट होता है, इसको कहते हैं डेफर करना, DEFER, डेफर। तुमने कभी क्रिकेट में सुना होगा कि भाई मैच का डेफर्ड टेलीकास्ट होगा, लेट, डिलेड। डेफर का मतलब क्या हो सकता है? डिले, है ना। तो एक होता लाइव टेलीकास्ट, लाइव, पहली बॉल जहां फेंक रहा है उसी को दिख रहा है हमको। और कई बार कुछ कुछ टेक्निक्स है उसमें, क्या है, जिसको मिला है परमिशन दिखाने का, जिसको नहीं मिला है तो वो चैनल भी दिखाता है, मगर वो डेफर्ड टेलीकास्ट कर सकता है, लाइव नहीं कर सकता है, वरना उस पर केस हो जाएगा। तो वो जब 5वां ओवर चल रहा है असल में, तो तुमको पहला ओवर दिख रहा है, तो हमको क्या पता कि पहला कि 5वां ओवर देखेंगे, डेफर्ड ही है ना। तो क्या कहते हैं बेटा इसको? डेफर्ड। तो वो भी डेफर्ड दिखाता है। जब मैं देखो ना ऐसे खड़ा हूं और पीछे दिखा रहा है, बहुत 5-6 मिनट पीछे, अच्छी बात है यार, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, ये क्लियर हुआ बच्चों को? नाउन पोजिशन। अब इस पे बेस्ड एक रूल है छोटा सा, उसको समझोगे, बहुत ही मजेदार रूल है, समझोगे। लिखा मैंने आई लाइक, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। Sachin's the cricketer पर्सनैलिटी। मुझे क्या पसंद है? सचिन की पर्सनैलिटी। कौन सचिन? जो क्रिकेटर है, ठीक है। लिख लो इसको पहले। अब मुझे क्या समझना है यहां पे कि मैंने सचिन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाया है, उसके साथ क्या है बेटा? नाउन इन अपोजिशन है, ताकि मैं समझ जाऊं किस सचिन की बात हो रही है। याद रखो, मैंने अपॉस्ट्रोफी में एक रूल बनाया है बच्चों को आसान करने के लिए। लाइफ अपॉस्ट्रोफी का एक रूल याद रखना, अंत भला तो सब भला। कभी भी कहीं तुमको अपॉस्ट्रोफी लगाना है पॉजिटिव केस बनाने के लिए, तो तुम्हें देखो किसके बारे में बात हो रही है। तो सचिन के बारे में बात हो रही है कि सचिन उसके बारे में जो क्रिकेटर है। तो पूरा एक यूनिट समझना है, सचिन द क्रिकेटर तक को हम क्या समझेंगे? एक कंप्लीट चंक, एक यूनिट है ये। अपॉस्ट्रोफी यहां नहीं, यहां लगना चाहिए था, ये सेंटेंस गलत है। तो हर बार जब भी तुम देखोगे 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द मिलकर के किसी एक आदमी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो कौन से शब्द पे अपॉस्ट्रोफी लगेगा? अंत में। हमेशा इट कैन नेवर हैपन कि कोई अपॉस्ट्रोफी किसी बीच में है, फिर उसी आदमी का आगे जिक्र, आधा टूटा हुआ उधर, आधा टूटा हुआ इधर, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या रखना है हम लोगों को? अंत भला तो सब। अपॉस्ट्रोफी में एक छोटा सा रूल है, बहुत मजा आएगा तुमको, बहुत जगह हेल्प मिलेगी। सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हाउ डू यू इंप्रूव इट? आई लाइक सचिन द क्रिकेटर्स पर्सनैलिटी। नाउ दिस बिकम्स अ करेक्ट सेंटेंस, ओके। रिवाइज करना बेटा जाके, ठीक है ना, अच्छे से। नाउन में ये 2 ही चीजें, नाउन का नंबर और नाउन का पॉजिटिव केस, जो हम लोगों को थोड़ा परेशान कर सकती है। हम लोग हर चीज को एक बार देख लेंगे, लॉजिकली सोच लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, सचिन जो क्रिकेटर है उसका पर्सनालिटी मुझे पसंद है, ठीक है। आई लाइक सचिन द क्रिकेटर्स पर्सनालिटी, ठीक है बेटा। चलो एक छोटी सी बात और ऐड कर दें यहाँ पे, बोलो यस सर। तुम लोग को बोलता रहना पड़ेगा, ऐसा सोचोगे तुम खामोश होकर पढ़ लोगे मेरे क्लास में, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, है ना। बचपन में हम लोग खेल खेलते थे ऐसे ही, कोई एक नंबर फिक्स कर लिया, नंबर 7, और बोला कि इसको तुमको नहीं बोलना है, ठीक है नहीं बोलना। तो पूछा 4 and 4, 4 + 4 8, सबका जवाब देना है, लेकिन 3 + 7 10, 4 + 3, देखो बच्चा बोल गया, तो ये नहीं बोलना था। और कहीं कहीं नहीं बोलता है कोई बच्चा बहुत देर तक, जैसे मैंने पूछा भाई 2 + 4, देखो बोल दिया ना, बोला ना, हाँ कैसे नहीं बोले, अब बोल दिया ना,
अब बोल दिया तो बोलता है हम 7 तो नहीं बोले, देखो अब बोल दिया। उसको ट्रैप करना है। हाँ फ्रॉड होता है, एग्जैक्टली। दुनिया ही फ्रॉड है यार, थोड़ा फ्रॉडुलेंट हम लोग भी हो जाए, ठीक है ना? क्लियर है बच्चों को? वेरी गुड। तो अब हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आगे की बात अगले क्लास में की जाएगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।